सऊदी अरब ने आज से कुछ अरसे पहले $1 बिलियन अपना वापस मांगा था, जिसका उन्होंने फिर चाइना से 1 बिलियन लेके सऊदी अरब को वापस किया था। और उस वक्त सऊदी अरब ने यह कहा था कि मज़ीद $2 बिलियन आपको 3 महीने बाद देना है। तो बाजवा भाग के गया था सऊदी शाह के पाँव पकड़। मैं तो थोड़ा सा हैरान हो गया हूँ सुन के। हिंदुस्तान और ईरान का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो कहता है कि जंग के सूरत में ईरान के जो बंदरगाह हैं वो इस हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है। हम क्यों हमेशा कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को? यानी ये तो एक रियलिटी है ना कि हिंदुस्तान माशी तौर पर बहुत बड़ा मुल्क, ज्योग्राफी तौर पे बड़ा मुल्क, पीछे जाने की बात है। और चाइना को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को लेकर थी कि भारत अब वहां से नजर रख सकता है। हिंदुस्तान को लेमन जूस स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना है। दबाते रहो, जूस निकालते रहो चीन का, और जूस निकलता रहेगा। उसकी टोटी पकड़ के रखने की जरूरत है। मैं एक बार बोलता हूँ, मैंने सोचा एक बड़ा अच्छा वर्ड, लेमन जूस स्ट्रेटजी। लेमन जूस स्ट्रेटजी क्या है? जितना नींबू को निचोड़ोगे उतना जूस निकलेगा, नहीं निचोड़ोगे तो जूस नहीं निकलेगा। इसको मैं लेमन जूस स्ट्रेटजी बोलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ए न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तानी जो दोस्त मुल्क थे, यानी कि ईरान, सऊदी, टर्की, ये अभी सभी दोस्त पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ आने लगे हैं। यहाँ तक कि सऊदी और टर्की ने यह तक तय कर लिया, अगर युद्ध की स्थिति होती है तो इंडिया को ईरान और इराक और टर्की, ये तीनों देश अपने परमाणु हथियार के साथ अपने जितने भी लॉन्च पैड है वो अपने इस्तेमाल में ला सकता है। ये लिखित स्वरूप में हो चुका है। और साथ ही साथ आप इस वीडियो में देख पाओगे इंडिया किस तरह चाइना को चैलेंज करते हुए मात देता जा रहा है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम आपसे अंत में बात करेंगे। सऊदी अरब भी है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्विक अगर पहला रिस्पांस मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरह देखते हैं, माशाल्लाह आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है पूरी सिफारतकारी पर, ख़ासतौर पर इस खत्ते पर, हिलाली साहब। मैं तो थोड़ा सा हैरान हो गया हूँ सुन के कि इतने सारे बातें हुई हैं कि हिंदुस्तान और ईरान का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो कहता है कि जंग के सूरत में ईरान के जो बंदरगाह हैं वो इस हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है, ख़ास तौर पे चार बहार। दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी, एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जंग के सूरत में वो दोनों करेंगे। ये तो उनके रिटन एग्रीमेंट्स हैं, ये तो उनके ये हैं। तो ये किसके साथ जंग होगा? जाहिर है हिंदुस्तान का तो जंग सिर्फ पाकिस्तान के साथ होगा ना। चीन के साथ जंग तो होगा तो चार बहार की ज़रूरत नहीं होगी उनको। तो मैं हैरान हूँ कि ये, हालांकि ये सब ये एग्रीमेंट्स हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम ख़ास तौर हमारी दोस्ती बढ़ेगी, ये वो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी जासूस BLA टेररिस्ट ईरान के सॉइल पे ट्रेन करते हैं, उधर से क्रॉस करते हैं और बॉर्डर को आते हैं। स्मगलिंग तो बेइंतहा है, ख़ास तौर पेट्रोल का। वो रूट्स, वो रोड्स और वो पाथवेज जो इस्तेमाल होते हैं वो ईरान से शुरू होते हैं और आते हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो अगर हम वो रोक सकते हैं, जाहिर है इसमें ह्यूमन स्मगलर्स जो हैं, जो इंसानों को ले जाते हैं यूरोप के लिए, सब चीज़ रोक सकते हैं मगर नहीं रोकते हैं। ये हमारा एक ज़माने में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है और मैं खुश हूँ। लेकिन हिलाली साहब फिर भी विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम क्यों हमेशा कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को? यानी ये तो एक रियलिटी है ना कि हिंदुस्तान माशी तौर पर बहुत बड़ा मुल्क, ज्योग्राफी तौर पे बड़ा मुल्क, फिर और तो और आपने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया, मोदी अपना प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करती है, ये उनकी जमहूरिया है। और उसको भी देखिए, वो सऊदी अरब, UAE वो भी कबूल करते हैं। तो उनके जो हिंदुस्तान से कंपेयर करने के बजाय हम ये भी तो देखें ना जो हमारी कमज़ोरियाँ खामियाँ रहीं और ख़ुद हमारी लीडरशिप की। अब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ईरान या सारी दुनिया नहीं सुन रही कि खुद हमारी एक बड़ी पार्टी का जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह रहा है वो अपने मुल्क के, अपने रियासत के बारे में क्या कह रहा है।
तो हम जो है जो सॉरी टू से मुझे ये तासुर मिला कि आप ईरान को तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा भी तो कसूर है ना हिलाली साहब, हमारी पॉलिटिकल क़यादत का, हमारी हुकूमतों की जो है वो खारजा पॉलिसी की कमज़ोरियों और ख़ामियों का, जो हम इसको ट्रेड नहीं कर सके, दिफा नहीं कर सके। हिलाली साहब, सॉरी टू से फिर सऊदी अरब और यूएई जो आपके करीबी मुल्क हैं, उनके भी तो इंडिया से इतने ही करीबी ताल्लुकात हैं तिजारती, और उन्होंने किस तरह वेलकम किया उनको, तो खाली हम उसको ही क्यों कहें? आप बिल्कुल 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 आजकल जो ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के और सऊदी के, वो बहुत बहुत गहरे हैं, हमारे से बहुत ज़्यादा हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान पे वो ताल्लुकात रहे नहीं। इस वक्त सऊदी अरेबिया हमारे दोस्त के तरह तो नहीं बिहेव कर रहा है ना, वो तो हमारा एक एडवर्सरी के तरह बिहेव कर रहा है। पैसे देता है, फ़ौरन वापस मांगता है, हमें हमारी दुश्वारी है, हम कहते हैं रोल ओवर करो, वो कहता है नहीं, और वही पैसे जो हमें कहता है वापस करो, वही पैसे सबके सामने बताने के लिए हमारे लोगों को कि देखो मैं बदला ले रहा हूँ, वो हिंदुस्तान में जाके इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन मैं हिलाल बहुत ही गार्डेड लफ्ज़ में इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि उसका सबब ये भी तो था कि हमारे जो पास्ट के हुक्मरान थे उन्होंने मुहिमजोई की, उन्होंने कुछ लश्करों और सिपाहों को इस तरह भेजा, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी बड़े, सबको पता है कि किस तरीके से जो साबिका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, वो उसामा और रमज़ी और फलां और ये और इन लोगों ने खुलेआम सबको, और अभी भी वही, मैं किसके नाम लूँ, अफगान, तो हमने भी तो ऐसे इक़दाम किए जिससे ईरान को अनाइट होना था। उसके बावजूद बहरहाल उन्होंने वो पास्ट को जहन में नहीं रखा। ये मैं बहुत तफसीली मौजू है और हसास भी है। पहले मुझे ये बताइए आप फ़खर रहमान कि ये जो यूएस एम्बेसी का ट्वीट है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोइंसिडेंस, ये कोई इत्तफाक या कोई मिस्टेक नहीं है। वो ट्वीट हुआ, कई घंटे तक वो रहा, जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया ने उसको हैशटैग बनाया, उसको ट्रेंड बनाया, श्री मज़ारी ने आके बात कही और बहुत सारे लोगों ने आके इस मसले को उठाया, तो फिर उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी की एक बड़ी अजीब व गरीब सी वजाहत के अनऑथोराइज्ड यूज़र, और हम उस पर माजरत करते हैं, कुछ नहीं बताया कि कौन अनऑथोराइज्ड यूज़र था, उसके साथ क्या हुआ, किसी को फायर किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया समी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको याद कराऊंगा, आप ही का प्रोग्राम था और सबसे पहले आपने ही एडिटोरियली इस बात की निशानदेही की थी कि ये जो पीडीएम बन रही है और लंदन प्लान जो बन रहा था, उसमें कौन कौन से मुल्क जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और ये सारा कुछ मंज़र आम पर आने से पहले आपने ये इशू उठाया था और हमने उस वक़्त इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया था कि ऐसी इत्तलात हैं कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं उनकी लंदन में गैर मुल्की जो सिफारतकार हैं उनके साथ मुलाकातें हुई हैं, और उसमें से आज एक मुल्क जो सबसे बड़ा मुल्क जो था वो एक्सपोज़ हो गया, और अपने ही अमल से वो एक्सपोज़ हो गया। जो जहाँ तक अमेरिकन एम्बेसी का ताल्लुक़ है, अमेरिकन एम्बेसी चाहे वो पाकिस्तान में हो या किसी भी दूसरे मुल्क में हो, अमेरिका के हवाले से जब भी कोई बात होती है तो वो बड़े प्रोएक्टिवली एक्शन करते हैं। और ये जो एक ट्वीट जो था उसको रीट्वीट करना, जो आम तौर पे रीट्वीट, अब आप उसी चीज़ को करते हैं जिसको आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं और आप समझते हैं कि रीट्वीट अच्छा, के काबिल है। एक सेकंड में आपको रोक के ये मैं बता दूं कुछ हमारे जो नाजरीन है कि वो ट्वीट था क्या। यानी एक वॉशिंगटन पोस्ट का एक कॉलम है, एक मजमून है जिसमें ये कहा गया कि ट्रंप जो है वो एक डिक्टेटर था, डेमोक्रेट था, और वो वहाँ से अब अमेरिका से फारिग हो गया। तो एहसन इकबाल ने ये कहा कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है इमरान खान के हवाले से। तो अमेरिकन एम्बेसी ने इसको ट्वीट किया कि जनाब बिल्कुल जो है ये ऐसा ही होने वाला है, यानी उसको इंडोर्स किया। तो बड़ी संगीन बात है ये अनवर अब्बास, अपना फ़खर हवाले से मैं ये चीज़ें बता दूं कि इकोनॉमी बहुत बर्बाद हो चुकी है, तबाह बर्बाद हो चुकी है। सऊदी अरब ने आज से कुछ अरसे पहले $1 बिलियन अपना वापस मांगा था, जिसका उन्होंने फिर चाइना से $1 बिलियन लेके सऊदी अरब को वापस किया था। और उस वक्त सऊदी अरब ने यह कहा था कि मज़ीद $2 बिलियन आपको 3 महीने बाद देना है। तो
तो बाजवा भाग के गया था सऊदी शाह के पांव पकड़ने के लिए, लेकिन शाह ने मिलने से भी इनकार कर दिया था और क्लियर मैसेज दिया गया था कि वो $2 बिलियन वापस दो और पेट्रोल की जो डिफर्ड पेमेंट थी वो भी अभी फ़ौरन रिलीज़ करो। तो अब पाकिस्तान के ऊपर ये तलवार आ चुकी है। $2 बिलियन देने के लिए ये दुनिया की तरफ देख रहा है। इन्होंने IMF से कांटेक्ट किया तो IMF ने कहा कि तुम लोगों को इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है, तुम्हारे मुल्क में भूख इतनी बढ़ चुकी है, तुम्हारी आम जनता के पास खाने को कुछ नहीं है, तुम लोगों ने इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। ऑलरेडी जो हमारा पैसा है, किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट तुमने वापस करनी है वो तो वापस करो, मज़ीद पैसे की उम्मीद छोड़ दो। ये IMF का जवाब था। वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान से कहा है कि फ़ौरन जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी पेमेंट का बंदोबस्त करो, मज़ीद हम आपको कर्जा नहीं दे सकते। इमरान खान नया नया आया था तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने कर्जा देना शुरू कर दिया था इस उम्मीद पे कि शायद ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा डफर कुछ तब्दीली लाएगा। लेकिन इमरान खान की तो आपको पता ही है कि कोई पॉलिसी नहीं है। जितने इसने अपोजिशन में रहते हुए बयान दिए थे उस पर सब पे इसने यू टर्न लिया। पीछे जाने की बात है और चाइना को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को लेकर थी कि भारत अब वहां से नजर रख सकता है। ऐसे में स्टेप लेना क्या माना जाए? उसकी टोटी पकड़ के रखने की जरूरत है। मैं एक बार बार बोलता हूँ, मैंने सोचा एक बड़ा अच्छा वर्ड, लेमन जूस स्ट्रेटेजी। लेमन जूस स्ट्रेटेजी क्या है? जितना नींबू को निचोड़ोगे उतना जूस निकलेगा, नहीं निचोड़ोगे तो जूस नहीं निकलेगा। इसको मैं लेमन जूस स्ट्रेटजी बोलता हूँ। मेरी अपनी सोच है, ये स्ट्रेटजी है। हिंदुस्तान को लेमन जूस स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना है। दबाते रहो, जूस निकालते रहो चीन का और जूस निकलता रहेगा। चीन की टोटी दबाते रहो। हमारे साथ जुड़े हुए हैं देखिए चाइना पे देखिए, और फिर से ऐसा सवाल उठ रहा है कि क्या भरोसा किया जाए, क्योंकि वापस लौटने की बात हो रही है, सैन्य जो शक्ति हमारी वहां मौजूद है उन्हें पीछे करने की बात हो रही है। चीन पे कभी विश्वास नहीं करना है। नेवर नेवर नेवर, वो आत्मघातक होगा। जैनी साहब, हेलो। अच्छा, आप कुछ पूछ रहे थे सिन्हा साहब से? सिन्हा सर, मैं यही चीज समझना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मार्केट के जरिए चीन पर हमने दबाव डालने की कोशिश की, इसका असर देखने को मिल रहा है। सामने दीपावली है और तमाम चीजों पर जो बैन है, इसकी वजह से चीन अब मजबूर हुआ है कि वो कह रहा है कि हम पीछे हटेंगे, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता जो आप बार बार कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, प्रेसिडेंट जी जो है वो दलदल में फंसे हैं। एक चीन में एक शब्द है मियांजी। मियांजी का मतलब होता है फेस सेविंग। फेस सेविंग का मतलब होता है कि इज्जत से दलदल से कैसे निकलो। वही जी कोशिश कर रहा है, सम्मान पूर्वक कैसे वो पीछे जाए ताकि उसकी छवि इंटैक्ट रहे। लेकिन हम लोग को समझना है ये उसकी जी की आंतरिक समस्या है। हमको चीन की टोटी पकड़ के रखना है, दबाते रहना है। जब वो चीखता रहे और चीख में आनंद लेना चाहिए, क्योंकि चीन को यही सबक, यही भाषा चीन समझता है। और यानी ड्रैगन की पूंछ पर जो पैर रखा गया है, अब उसकी बौखलाहट देखने को मिल रही है और यही वजह है कि लगातार वो ये कह रहा है कि अब पहले जैसी स्थिति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम इस पे सहमति बनाते हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने इस वीडियो में देख ही लिया होगा, पाकिस्तान के जितने भी दोस्त मुल्क थे, यानी कि सपोर्टिव देश जो थे, वो अभी सभी पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ में आने लगे हैं। जैसे कि टर्की हो गया, ईरान हो गया और सऊदी भी। लेकिन अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ने इंडिया के साथ ऐसा समझौता किया है कि अगर युद्ध के समय आता है तो ईरान अपने लॉन्च पैड या पूरे हथियार यानी कि पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा इंडिया को। जिस वजह से पाकिस्तान में इतनी बौखलाहट फैली हुई है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। उनके ही सपोर्टिव वाले देश अगर ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान एक अकेला पड़ जाएगा और वो इंडिया को कभी भी हरा नहीं पाएगा। और साथ ही साथ इंडिया ने चाइना की ऐसी नस पकड़ी है कि चाइना बहुत ही चिल्ला रहा है, लेकिन उसको और भी पीछे हटना है, क्योंकि उस चाइना के सैनिक इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर इतनी ठंडी रहती है, -40 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वहाँ के सैनिक यानी कि चाइनीज सैनिक उस डिग्री सेल्सियस पर काम करने की उनकी ये नहीं है, ताकत ही नहीं है। लेकिन इंडिया के जो सैनिक है वहाँ पे 50-60 सालों से वहीं पे रह रहे हैं, तो उनके कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जिस वजह से चाइना को पीछे सरकना पड़ रहा है। इस वजह से चाइना सोचता है कि इंडिया के साथ उसका समझौता हो जाए और इंडिया के भी सैनिक पीछे आ जाए और चाइना के भी सैनिक पीछे ले ले। लेकिन इंडिया इस चीज़ को स्वीकार नहीं रहा है और मुझे लगता है कि उसने स्वीकारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। चाइना ऐसा देश है जो अपने ही दोस्त को काट के खाने वाला। मुझे तो ऐसा ही लगता है दोस्तों। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।